हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी बघेल। आज हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे कि संघीय राजकोषीय व्यवस्था क्या है। देखिए, संघीय राजकोषीय व्यवस्था में यह देखा गया है कि जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें है कि एक सूची है संघ सूची, एक सूची है राज्य सूची और एक सूची है समवर्ती सूची। तो जब इन सूचियों का अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाता है आपको कि संघीय सूची में जो भी कर हैं उन करों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जो भी कर हैं उन करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और जो है समवर्ती सूची में जो कर हैं उन करों को लगाने का अधिकार जो है दोनों को है। केंद्र भी कुछ कर लगाकर वसूल कर सकता है, राज्य भी लगाकर वसूल कर सकता है। तो समवर्ती सूची पर दोनों के अधिकार हैं, लेकिन जो है सर्वाधिक प्रभाव समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार को दिया गया है। तो देखिए, हम लोग जो है ये आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से कर केंद्र सरकार लगाती है और कैसे लगाकर उसको किस प्रकार से वसूल करके किस तरह से राज्यों के बीच बंटवारा करती है। साथ ही हम लोग यहाँ पर यह भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से कर राज्य सरकारें लगा सकती हैं और कौन सी लगाती हैं। और यह भी देखेंगे स्थानीय निकाय यानी नगर निगम है या ग्राम पंचायत है, ये सब कौन कौन से कर लगाते हैं या उसको वसूल करते हैं। तो हम लोग करों का जो संघीय व्यवस्था है उसको जो है थोड़ा सा जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो शासकीय व्यवस्था होती है वह दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है एकात्मक शासन और दूसरे को कहा जाता है संघात्मक शासन। एकात्मक शासन में सारी शक्तियां और सारे निर्णय एक ही सरकार लेती है, लेकिन संघात्मक शासन में संघ का विकेंद्रीकरण हो जाता है। संघ का विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि संघ जो बनता है उसमें जो है राज्य और स्थानीय निकाय भी शामिल होते हैं। तो भारत में जो संघीय राजकोषीय व्यवस्था है उस संघीय राजकोषीय व्यवस्था में जब आप संविधान में पढ़ेंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, तो उसमें पाएंगे कि संघीय राजकोषीय व्यवस्था में केंद्र सरकार कुछ कर लगाती है, कुछ सरकार जो है राज्य सरकारें कर लगाती हैं और कुछ करों को स्थानीय निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका या जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के परीक्षा के लिए उपयोगी कौन सी व्यवस्था है। तो देखिए, जो संविधान निर्माता थे वो इस बात पर ध्यान दिए संघीय व्यवस्था बनाते समय कि शक्तियों का और दायित्वों का विभाजन इस तरह से किया जाए जिससे जो कोई भी एकाधिकारी न बनने पाए या किसी के साथ भी राजकोषीय रूप से या प्रशासनिक रूप से किसी प्रकार का अन्याय न होने पाए। इसलिए जो संघीय राजकोषीय व्यवस्था बनाई गई वह बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही बुद्धिजीवी पूर्ण निर्णय लेकर बनाई गई है। तो संघीय राजकोषीय व्यवस्था जो है हमारी, उसमें हम लोग जो है यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह राजकोषीय व्यवस्था क्यों बनाई जाती है। देखिए, जो संघीय राजकोषीय व्यवस्था है उसमें हम लोग पढ़ें त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। एक जिसमें शीर्ष पर केंद्र सरकार होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा उसके नीचे सभी जो है राज्यों की सरकारें होती हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और तीसरा सबसे नीचे निचले स्तर पर स्थानीय निकाय जिसमें ग्राम पंचायत और जो है नगर पंचायत शामिल होता है। तो जो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है वो संघ की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के कारण त्रिस्तरीय हो गया, जिसमें केंद्र सरकार, उसके नीचे सभी राज्यों की सरकारें और फिर सबसे निचले स्तर पर स्थानीय निकाय है। तो जो हमारे यहाँ कर लगाने की शक्तियां हैं सबको दिया गया है। इसके साथ साथ संघ में एक समस्या पाई जाती है संघीय राजकोषीय व्यवस्था में। संघीय राजकोषीय व्यवस्था जब आप संवैधानिक रूप से पढ़ेंगे तो पाते हैं कि केंद्र सरकार के पास राजस्व के स्रोत अधिक हैं और जो है उसके पास खर्च के जो है स्रोत कम हैं। अर्थात केंद्र सरकार के पास या संघ के पास राजस्व की प्राप्तियां अधिक होती हैं और कुल व्यय जो है कम होता है। ऐसे स्थिति में जो है
केंद्र के पास जो है राजस्व का अधिशेष बना रहता है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें होती हैं उनमें कुछ राज्य आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं और कुछ राज्य बहुत ही विपन्न अर्थात गरीबी की अवस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। यह असंतुलन, पहला असंतुलन जिसको कहा जाता है लंबवत राजकोषीय संघीय असंतुलन, यानी वर्टिकल फेडरल डिसबैलेंस। तो वर्टिकल फेडरल फिजिकल इम्बैलेंस या डिसबैलेंस जो है वो क्या होता है ये भी पूछ लेता है। फिर एक होता है क्षैतिजीय संघीय राजकोषीय असंतुलन। क्षैतिजीय में आप हॉरिजॉन्टल फेडरल फिजिकल इम्बैलेंस को देख सकते हैं। तो केंद्र और राज्य और राज्यों के बीच मुख्य रूप से दो प्रकार के असंतुलन पाए जाते हैं। पहला असंतुलन कहा जाता है लंबवत और दूसरा कहा जाता है क्षैतिजीय। तो लंबवत असंतुलन क्या है? जब केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक रूप से और राजस्व की प्राप्तियों के रूप से जो है खर्च के रूप में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तब इसे लंबवत असंतुलन वर्टिकल इम्बैलेंस कहा जाता है। ये क्या होता है? केंद्र के पास आय के स्रोत अधिक हैं और व्यय की मदें कम हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र के पास संसाधन अधिक है। भारतीय संविधान में केंद्र के पास उन सभी महत्वपूर्ण करों को लगाने का अधिकार है जिनमें लोचशीलता अधिक है, जिनसे राजस्व की प्राप्ति अधिक है, जिन्हें जब चाहे केंद्र सरकार कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, उसका जो है विस्तार कर सकती है। ऐसे में केंद्र के पास राजस्व के स्रोत अधिक हैं और व्यय की मदें कम हैं। दूसरी तरफ राज्यों के पास व्यय की मदें ज्यादा होती हैं और लेकिन आय के स्रोत कम होते हैं। तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच जब इस तरह का संतुलन बन जाता है, यानी केंद्र के पास आय अधिक है और व्यय कम है, राज्यों के पास आय कम है और व्यय ज्यादा है, तब इस तरह के असंतुलन को वर्टिकल फिजिकल फेडरल इम्बैलेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो है क्षैतिजीय असंतुलन पढ़ेंगे। क्षैतिजीय असंतुलन क्या है? जब प्रत्येक राज्यों के बीच चाहे जितने राज्य हैं सभी केंद्र के ही अधिक नीचे आते हैं, यानी केंद्र जो है शीर्ष पर है और राज्य वैधानिक रूप से उसके अधीन है, किंतु सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति, सभी राज्यों के संसाधन की स्थिति, सभी राज्यों के प्रति व्यक्ति आय, सभी राज्यों में करों से होने वाले राजस्व की प्राप्ति, सभी राज्यों में उद्योग धंधों का विकास एक समान नहीं होता है। यानी कुछ राज्य औद्योगिक रूप से अगड़े हैं, कुछ राज्य जो है संसाधनों में संपन्न है, कुछ राज्यों के पास जनसंख्या अधिक है, कुछ राज्यों के पास जो है क्षेत्रफल अधिक है। तो ऐसे में सभी राज्यों के बीच जो यह असंतुलन बना हुआ है, इस असंतुलन को कहा जाता है क्षैतिजीय असंतुलन, क्षैतिजीय संघीय राजकोषीय असंतुलन। अब इन्हीं दोनों असंतुलनों को संघीय जो है इन्हीं दो असंतुलनों को, जिसमें एक है आपका लंबवत और दूसरा जो है क्षैतिजीय, इन्हीं दो असंतुलनों को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच पाए जाने वाले वर्टिकल इम्बैलेंस कम हो सके और राज्य तथा राज्यों के बीच पाए जाने वाले हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को कम किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग जो है इन्हीं दोनों को संवैधानिक तरीके से समझते हैं, कैसे इस इम्बैलेंस को दूर किया जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे संविधान में संघ सूची में आप देखेंगे कि 13 प्रकार के कर राज्य सरकारें लगा सकती हैं। तो ये पूछता है कौन कौन से कर या कितने प्रकार के कर केंद्र सरकार लगा सकता है, तो आप यहाँ पर उस लिस्ट को देखिए। पहला कर है जिसको कहा जाता है केंद्र सरकार लगा सकता है व्यक्तिगत आय कर। दूसरा कर है जिसको कहा जाता है केंद्र सरकार लगा सकती है मुख्य रूप से वह है सीमा शुल्क। तीसरा कर जिसको कहा जाता है उत्पाद शुल्क
जिसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहा जाता है। तो इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए और ये पूछा जाता है कि कौन कौन से कर केंद्र सरकारें लगा सकती हैं। तो इन तीनों करों के नाम, 13 करों के जो नाम हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि आय को छोड़कर आयकर यानी पर्सनल इनकम टैक्स। दूसरा है सीमा शुल्क यानी जिसको आप कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी। तीसरा जिसको कहा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क। ये उत्पाद शुल्क जो तीसरा लग रहा है वह मादक वस्तुओं को छोड़ करके है, यानी शराब पर, अफीम पर, हीरोइन पर, इन पर जो उत्पाद शुल्क लगेगा वो राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन भारत में इसके अलावा जो भी वस्तुएं बनेंगी उन पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो केंद्र सरकार लगाएगी। फिर इसके बाद आता है निगम कर अर्थात कारपोरेशन टैक्स। फिर इसके बाद आता है संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर जिसको कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। कृषि भूमि को छोड़ करके संपत्तियों के पर अस्थि कर जिसको स्टेट ड्यूटी कहा जाता है। फिर कृषि भूमि को छोड़कर संपत्तियों के उत्तराधिकार पर कर जिसे कहा जाता है सक्सेशन टैक्स। फिर रेल से, समुद्र से, वायु मार्ग से आने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर जो कर लगता है जिसको टर्मिनल टैक्स कहा जाता है, तथा रेलवे के किराए पर जो कर लगता है उसे जो है केंद्र सरकार लगाती है। फिर इसके अलावा एक है शेयर बाजार, ये दूसरा है आपका वायदा बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज एंड जो है फ्यूचर मार्केट में जो वस्तुओं का या जो है शेयरों का क्रय विक्रय हो रहा है उन पर जो कर लग रहा है उस पर भी केंद्र सरकार कर लगाती है। अर्थात 9वां जो कर केंद्र सरकार लगा सकती है वो है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। 10वां जो है जैसे प्रोमिजरी नोट्स है, बीमा पॉलिसी है, शेयर पत्र है, ऋण पत्र है, इन पर जो स्टाम्प ड्यूटी लग रही है उस पर भी केंद्र सरकार कर लगा सकती है। समाचार पत्रों के विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर भी केंद्र सरकार कर लगा सकती है। अगला कर है जिसे अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य पर जो कर लगता है वो भी केंद्र सरकार लगा सकती है। वस्तुओं के प्रेषण पर यानी एक जगह से दूसरी जगह जो वस्तुएं आप कुरियर कर रहे हैं या और चीजें कर रहे हैं उस पर जो कर रहे हैं वो भी केंद्र सरकार लगा सकती है, लगाती है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार कुल 13 प्रकार के कर लगाने का अधिकार संवैधानिक रूप से रखती है, जिसका उल्लेख आप जब संघ सूची पढ़ेंगे तो वहां से मद संख्या आइटम नंबर 82 से आप देखेंगे तो इन सब का क्रमशः जो नाम बता रहे हैं आप वहां पाएंगे। अब देखिए, हमने कहा केंद्र और राज्यों के बीच जो असंतुलन है उसको कहा गया है वर्टिकल इम्बैलेंस। वर्टिकल इम्बैलेंस को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मुख्यतः 4 प्रकार की संघीय कर व्यवस्था को बनाया है जिससे चौहरी कर व्यवस्था कहते हैं। चौहरी यानी एक ऐसी कर व्यवस्था जिसमें पहला जो है, ध्यान से सुनिए इसको, पहला जिसमें ऐसे कर जिन्हें केंद्र सरकार लगाएगी, वसूल करेगी तथा वसूल करने के बाद जितना भी पैसा आएगा उन सारे के सारे पैसे को केंद्र सरकार अपने पास रख लेगी। अर्थात इसमें 2 कर आते हैं, एक सीमा शुल्क तथा दूसरा निगम कर। यानी आप जो ये 13 कर केंद्र लगा सकती उसमें 2 कर ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार लगाएगी, वसूल करेगी, वसूल करने से जितने राजस्व की प्राप्ति होगी पूरा का पूरा केंद्र सरकार अपने पास रख लेगी, जिसको कहा जाता है सीमा शुल्क और निगम कर। यह बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, किन करों का बंटवारा केंद्र राज्यों के साथ नहीं करता है, तो आप कहेंगे सीमा शुल्क और निगम कर। दूसरा, कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है तथा वसूल करती है और जितना पैसा इन करों से आता है उन करों को केंद्र सरकार राज्यों में बांट देती है। इसके लिए संसद जैसा कानून बनाएगी उसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से जो है इसमें भी 2 कर आते हैं, उन्हीं 13 करों में 2 कर और आ गए। एक को कहा जाता है जिसमें आपका आयकर और दूसरा है उत्पाद शुल्क। यानी केंद्र सरकार लगाएगी, वसूल करेगी, वसूल करके राज्यों के साथ पूरा का पूरा बांट देगी। एक आयकर और दूसरे को कहा जाएगा उत्पाद शुल्क।
आयकर यानी आप ध्यान रखिएगा, पर्सनल इनकम टैक्स, उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब तीसरे प्रकार की कर व्यवस्था, कुछ कर ऐसे हैं, इन 13 करों में से कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाएगी, वसूल करेगी। वसूल करने के बाद इन करों से प्राप्त निवल राजस्व यानी शुद्ध राजस्व को राज्यों को लौटा देगी, यानी जिस राज्य से जितना मिलेगा उस राज्य को उतना शुद्ध रूप से लौटा देगी। इसमें कुल 8 प्रकार के कर आते हैं, जिसमें एक कर आपका आता है कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्तियों के उत्तराधिकार पर कर। दूसरा आता है कृषि भूमि को संपत्ति को छोड़कर अन्य संपत्तियों के संबंध में अस्थि कर। तीसरा आता है रेलवे, समुद्र तथा वायु मार्ग से आई वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमा कर अर्थात टर्मिनल टैक्स। अगला आता है रेल किराए पर कर। अगला आता है स्टाम्प ड्यूटी को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज में हुए व्यवहार पर कर यानी STT और CTT। अगला आपका आता है समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। अगला आता है समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर जो अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान हो रहे हैं। और अगला आता है वस्तुओं के प्रेषण पर कर। इस तरह से आप देखें कि 2 करों का बंटवारा केंद्र राज्यों के साथ बिल्कुल नहीं कर रहा है, सीमा शुल्क और निगम कर। दूसरा आप कर रहे हैं केंद्र लगाकर वसूल कर रही है, एक को कहा गया उत्पाद शुल्क, दूसरे को कहा गया आयकर। उनसे प्राप्त पूरा का पूरा राजस्व जो है राज्यों में बांट देती है। तीसरा कर केंद्र लगा रही वसूल कर रही है। इसमें कुल 8 प्रकार के कर हैं। इन 8 करों को से प्राप्त शुद्ध राजस्व उन्हीं राज्यों को लौटा दिया जाता है जिन राज्यों से वसूल किया गया है। अब अगला आता है आपका चौथा, जिसमें केंद्र लगाती है किंतु राज्य उसको वसूल करते हैं और वसूल करके राज्य अपने पास रख लेते हैं, जिसमें आपके एक कर आता है स्टाम्प ड्यूटी। इस प्रकार के कुल जो 13 कर हैं, इन 13 करों का विवरण आप संवैधानिक रूप से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं समवर्ती सूची में अब हम लोग आते हैं राज्य सूची में। इसमें कुल 17 प्रकार के कर राज्य सरकारें लगा सकती हैं, किंतु ज्यादातर राज्य सरकारें लगाती नहीं हैं। इन 17 करों को आप देख लीजिए, इनसे भी संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कर राज्य सरकारें लगा सकती हैं। तो राज्य सरकारें कुल 17 प्रकार के कर लगाती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। आप देखिए, इनको पढ़ लीजिए एक बार। पहला है भू राजस्व, दूसरा है कृषि आय पर कर, तीसरा है कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, चौथा है कृषि भूमि के संबंध में अस्थि कर, अगला है भूमि तथा भवन पर कर, अगला है खनिजों के अधिकार पर कर, अगला है आपका जो है मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ तथा अफीम है, गांजा है, हीरोइन है और अन्य पदार्थ तथा औषधियां हैं। इसके बाद 8वां आता है स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग या क्रय के लिए आने वाली वस्तुओं पर कर। अगला है विद्युत के क्रय अथवा उपभोग पर कर। अगला है समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा रेडियो किंतु दूरदर्शन द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर, यानी जो आप रोड साइड विज्ञापन देख रहे हैं या घरों पर देख रहे हैं या होर्डिंग पर देख रहे हैं, उन पर भी कर जो है राज्य सरकारें लगाएंगी। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले आने जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त सभी प्रकार के वाहनों पर कर, जानवरों तथा नावों पर कर, मार्ग कर यानी टोल टैक्स, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। इसके बाद प्रति व्यक्ति कर जिसको कैपिटेशन टैक्स कहते हैं, विलासिता पर कर जिसमें मनोरंजन है, जुआ है, बोली लगाना है, उस पर कर। इसके बाद आता है संघीय सूची में वर्णित मदों को छोड़कर। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि संविधान में एक नई व्यवस्था की गई है, नए कर लगाए जा रहे हैं इधर हाल ही में, जिसमें अनुच्छेद 271 में आप पढ़ेंगे उपकर तथा अधिभार।